नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात अमेरिका में विश्व गुरु की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। ये उनकी बाइडेन से आमने सामने पहली मुलाकात है। इस बैठक में सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ाई, जलवायु परिवर्तन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात की। अमेरिका दौरे के तीसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान के बदले हालात के बीच व्हाइट हाउस में होने वाली इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें अफगानिस्तान के अलावा कट्टरपंथी और सीमा पार से आतंकवाद रोकने पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इस बड़ी मुलाकात के बाद दोनों नेता क्वाड की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी शामिल होंगे। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का ये संगठन इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के मकसद से बनाया गया है। अब इस क्वाड के मायने क्या होंगे, और इसी वक्त जब ये क्वाड की बैठक होगी और इस पर चर्चा होगी, बात यह भी हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो ऑकस जुड़ा है उसकी वजह से क्या क्वाड के काम की कमजोर पड़ जाएगा, या फिर दोनों के मायने अलग होंगे और दोनों का काम करने का तरीका अलग होगा। क्या ये दुनिया में जियो स्ट्रैटेजी की एक नई पहल है, जहां पर सभी देश एक दूसरे से आपसी मेलजोल बना के रखेंगे, तालमेल बना के रखेंगे और अपने अपने संबंध कुछ कुछ देशों के साथ छोटे छोटे ग्रुप्स में इस तरह से बनाएंगे ताकि हर किसी का विकास हो, हर किसी का साथ हो और हर किसी का प्रयास हो। अब इस क्वाड के संगठन के साथ साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की। व्हाइट हाउस में हुई इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा बयान भी जारी किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी कारोबार से लेकर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। मुलाकात में दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का भरोसा भी जताया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और वहीं कमला हैरिस ने भी भारत के टीकाकरण अभियान की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच हुई बातचीत में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर भी गंभीर चर्चा हुई। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस मुद्दे पर खुद संज्ञान लिया और आतंकवाद को पालने पोसने के लिए पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई भी। कमला हैरिस ने माना कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है। कमला हैरिस ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर लगाम लगाने की चेतावनी भी दी। Vice President Suomoto referred to Pakistan's
role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. सुरक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी नमस्ते। अभी अमेरिका में प्रधानमंत्री मौजूद हैं और अमेरिकी तरफ से यानी कि अमेरिकी शासन की तरफ से सुर तो सही लग रहे हैं, लेकिन ताल बैठेगा? नहीं, बिल्कुल बैठेगा। और विशेषकर ऐसे वक्त पर जब अमेरिका के लिए आवश्यकता है कि वो अपने सभी साथियों को एक बार रीअश्योर करे कि अमेरिका अपने कमिटमेंट से पे टिका हुआ है, क्योंकि हमें समझना चाहिए पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अमेरिका की साख पर बहुत बड़ी ठेस लगी है। पहली तो जिस तरीके से वो अफगानिस्तान से हटे और जिस तरीके से उनका पाकिस्तान ने बेवकूफ बना दिया, उनको गलत रास्ते पर ले गए, और उसके बाद अभी जो ऑकस का समझौता हुआ और जिस तरीके से उन्होंने फ्रांस और अन्य नेटो सहयोगियों को अपने उसमें साथ में नहीं लिया, तो कई लोगों ने इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह करने शुरू किए हैं, क्योंकि क्वाड के 2 में से 4 सदस्य इस ऑकस के भी सदस्य हैं। तो इन सब चीजों के बाद अभी आवश्यक है कि अमेरिकी प्रशासन जो है अपने मित्रों को, अपने साथियों को एक बार फिर से रीअश्योर करे कि अमेरिका कमिटेड है जनतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए, डेमोक्रेसीज के अलायंस की जिसकी हम बात करते हैं उसके प्रति उसका कमिटमेंट है। और मेरे विचार से जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बातचीत हुई वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कई चीजें कही, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कमला हैरिस जो है प्रेरणा स्रोत है सभी उन लोगों के लिए जो माइग्रेंट्स थे या जो गए यहाँ से, तो एक तरीके से उनके भारतीय मूल की तरफ भी उन्होंने इशारा किया। पर कमला हैरिस ने जो कहा वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत ने क्या क्या सफलताएं हासिल की हैं। 1 करोड़ टीकाकरण औसतन एक दिन में जो किया है वो एक काबिले तारीफ चीज है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि हमें जनतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है अपने देश के अंदर और यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय। तो ये जो क्वाड का जो स्ट्रक्चर है, अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज है, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए जो है ये वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। और जो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है वो ये दिखलाता है कि अमेरिका अब ये मान गया है कि पाकिस्तान ने उसको अफगानिस्तान में जो है बहुत बड़ा धोखा दिया है। जो उन्होंने आतंक की बात की और सुओ मोटो की, उन्होंने अपनी तरफ से कही, ऐसा नहीं कि भारत के किसी वक्तव्य पे कमेंट किया हो। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि वो जानते हैं कि भारत को किस तरीके से सीमा पार से जो आतंकवाद हो रहा है उससे जूझना पड़ रहा है जो पाकिस्तान से आ रहा है। तो ये दर्शाता है कि अब अमेरिका को लगने लगा है कि पाकिस्तान ने उसको जिस तरीके से बेवकूफ बनाया है, और ऐसा लगता है कि आगे चलकर अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा, क्योंकि इस वक्त जो अंतरराष्ट्रीय जनमत है वो तालिबान के खिलाफ है। और ये सब जान गए हैं कि तालिबान और कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही एक पिट्ठू है, जिसे पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की सेना ने खड़ा किया है। जी, अब तो मैं इससे पहले कि हम टीकाकरण की बात करें, आलोक जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये ऑकस की वजह से क्या क्वाड से फोकस हट जाएगा, या फिर क्योंकि ये सब इन तीनों देशों का मूल एक है, एंग्लो सैक्सन इनको कहा जाता है, तो ये मिलिट्री इनकी स्ट्रेटेजी रही है, क्योंकि फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया का जो करार है वो शिप्स का वो 17 साल बाद होगा। तो न्यूक्लियर सबमरीन अगर ऑस्ट्रेलिया को चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत चीन से काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो क्या उसकी वजह से इसको अलग तरीके से देखा जाए? क्योंकि वहीं क्वाड के जो बाकी 2 देश हैं, जापान और इंडिया, उनका फ्रांस के साथ एक JFI कॉम्बिनेशन भी है। तो ये जो है ये अरेंजमेंट्स अलग अलग विषयों के लिए किया जा रहा है, आपके हिसाब से क्या, आपका क्या मत है? देखिए, फोकस तो थोड़ा भिन्न है, क्योंकि ऑकस जो है सुरक्षा का है और क्वाड जो है सामरिक विषयों का एक संगठन है। लेकिन जिस तरीके से इस ऑकस की संरचना हुई उससे जरूर कुछ राष्ट्रों को कष्ट
पहुंचा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जहां तक सवाल परमाणु पनडुब्बी का है, अच्छी बात है अगर ऑस्ट्रेलिया कोशिश कर रहा है, पर हमें यह समझना चाहिए कि यही ऑस्ट्रेलिया एक समय था जब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ये कहती थी कि परमाणु कोई भी जहाज जो परमाणु एनर्जी से चलता है वो भी नहीं आ सकता ऑस्ट्रेलिया में। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत अच्छा परिवर्तन है रक्षा के क्षेत्र में चीन की बढ़ती पैठ को रोकने के लिए, विशेषकर दक्षिण प्रशांत सागर का क्षेत्र जो कि एक इंडो पैसिफिक का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां पे इसका बहुत असर पड़ेगा। लेकिन क्वाड के 2 राष्ट्र इसमें हैं, लेकिन क्वाड जैसा कहा इसका जो फोकस है वो और ज्यादा सामरिक है, सिर्फ रक्षा के क्षेत्र में नहीं है, इसमें और भी चीजें हैं। जैसा कि आप पिछली मीटिंग में हुआ, वैक्सीन पूल की बात की गई, ग्रीन टेक्नोलॉजीज की बात की गई, और अब विशेषकर राष्ट्रपति बाइडेन के राष्ट्रपति काल में तो अब अमेरिका वापस जलवायु परिवर्तन की बात करने लगा है। तो जो ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो क्या अगर ये कहें कि क्वाड का फोकस ये होगा कि चीन से हटकर भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जगह हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और ट्रेड के जरिए कि एक जापान और भारत और ऑस्ट्रेलिया कैसे कंबाइन करे अमेरिका के साथ कि एक सप्लाई चेन का एक नया माध्यम बने। ब्लू डॉट की भी बात होती है, ब्लू डॉट का मतलब एक ऐसा रूट हो जो कि चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और ओबोर को और बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर सके। तो क्या क्वाड का फोकस चीन ज्यादा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग के इशारे पर जो बाइडेन ने चाइना के खिलाफ बयानबाजी भी कम कर दी और कहीं ना कहीं चीन और बाइडेन का साझा ज्यादा है। देखिए, जहां तक मेरा मानना है वो ये है कि क्वाड का फोकस चीन तो है ही है, पर जैसे मैंने कहा कि ये जनतांत्रिक देशों का एक संगठन है जो इंडो पैसिफिक में एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर स्थापित करता है, और इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक एजेंडा भी है। जो आपने कहा कि भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाया जाए जो चीन को टक्कर दे सके और चीन से आगे निकल सके, और इसके लिए काफी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं निवेश भी भारत में आने वाला है। प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से बातचीत की, विशेषकर उसमें जो क्वालकॉम के साथ बात हुई जिसमें सेमीकंडक्टर्स की बात हुई, या ड्रोन्स का हब बनाने की बात हुई, या अन्य जो चीजों की बात हुई, वो मेरे ख्याल से इसी तरफ, इसी दृष्टिकोण से एक उठाया हुआ कदम है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में कदम हमेशा अच्छे उठाए जाते हैं, भारत की सरकार की मंशा हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन भारत की नौकरशाही ने कई हमारे अच्छे कदमों का सत्यानाश किया है। तो आवश्यकता यह है कि हमारी नौकरशाही को भी उस अनुसार ढालना पड़ेगा कि जो भी निवेश आ रहा है भारत में उसको स्वीकार करने के लिए जिस तरीके के वातावरण की आवश्यकता है वो स्थापित किया जाए जी। और नौकरशाही और अफसरशाही उसमें मिशन कर्मयोगी का काम चल रहा है, और कहीं ना कहीं वहां पर भी एक सफाई अभियान चल रहा है, उस पर वो कितना रंग लाता है देखा जाएगा। लेकिन आलोक जी, जहां आपने टीकाकरण की बात की, वहीं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत की सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तारीफ भी की। क्या कहा, ये आप सुनिए। The United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day. 10 मिलियन नहीं, अब 2.5 करोड़ भी कर दिया हमने एक दिन में, और भी कर सकते हैं। कमला हैरिस जी, देखते रहिए। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलकर खुशी हुई, उनकी कामयाबी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जो साझा विरासत और मूल्यों पर आधारित दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती प्रदान करेंगे। आलोक बंसल जी, टीकाकरण अभियान पर एक तरफ जहां ब्रिटेन जो है वो वैक्सीन रेसिज्म कर रहा है, अड़ंगे लगा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका और अमेरिका के उपराष्ट्रपति हमारे टीकाकरण अभियान की तारीफ कर रही हैं। देखिए, दुनिया भारत के टीकाकरण अभियान की तारीफ कर रही है, और कमला हैरिस ने तो यहां भी कहा कि भारत जो विश्व के अन्य राष्ट्रों को जो टीके प्रदान कर रहा है वो एक बहुत काबिले तारीफ बात है। जो ब्रिटेन डिस्टिंक्शन कर रहा है कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका के अन्य टीकों में, वो मेरे ख्याल से एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम है जिसको शायद सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन अब जबकि 1 अक्टूबर से भारत दोबारा विश्व को टीके सप्लाई कर रहा है, और इस वक्त जो वैक्सीन है उसमें भारत में ही निर्मित
कई ऐसे वैक्सीन हैं जो अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अवेलेबल हैं, जैसे ज़ाइकोविड है, कोवैक्सीन है। पर अब और ब्रिटेन ने चाल अगली चली है ना। उसने क्या कहा कि देखिए आप वैक्सीन लगा रहे हैं, इस सर्टिफिकेशन को हम कैसे मान ले, कोविन जैसे पोर्टल को कैसे मान ले, जिसको कि WHO कह रहा है कि भाई आपने कैसे किया। यूके में, ब्रिटेन में कह रहा हूं, और अमेरिका में भी लिख के देते हैं वैक्सीन सर्टिफिकेट, और हमारा डिजिटल है QR कोड के साथ, और इसको वो मानने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने भी इस पर इशारा किया। और क्या कमला हैरिस के इस बयान की वजह से क्या अब यूके भी अपनी बात बदलेगा, अपने तरीके बदलेगा? देखिए, यूके की जो साम्राज्यवादी मानसिकता है, वो औपनिवेशिक समय की जो मानसिकता है, उनको बदलने की आवश्यकता है। वो कभी कभी उनको अभी भी वो जो है ना पुराना जमाना याद आता है। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी भारत का जो कोवैक्स है, इसको दुनिया के कई राष्ट्र इस को ले रहे हैं। जो हमारा जो तरीका है वो उनसे काफी ज्यादा उन्नत है, और मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में व्यर्थ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देर सवेर ब्रिटेन लाइन पर आ जाएगा। हमें ब्रिटेन की उतनी जरूरत नहीं है जितनी ब्रिटेन को हमारी जरूरत होगी। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। आज के विश्व के परिवेश में हमारे को उनकी उतनी जरूरत नहीं है जितनी उनको है। और अमेरिका का ये तो राजपाट सब चला गया, लेकिन गद्दी अभी तक नहीं छूटी है मानसिक तौर से। यही उनकी तकलीफ है, वो भी छुड़वा देंगे। ये भी बात है, आपने जो कहा ठीक कहा कि आज हमको ब्रिटेन की जरूरत नहीं है, ब्रिटेन को हमारी जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। आलोक जी बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ाई, जलवायु परिवर्तन और क्वाड बनाने में अमेरिका की भूमिका की भी तारीफ की। राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका को नेचुरल पार्टनर बताते हुए आपसी रिश्तों की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की उम्मीद भी जताई। भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है, और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात में अंतरिक्ष और तकनीक के क्षेत्र में भी एक दूसरे का सहयोग करने पर चर्चा हुई। सप्लाई चेन की मजबूती, नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है। यह क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलोक बंसल जी हमारे साथ हैं। अभी स्कॉट मॉरिसन और योशिहिदे सुगा से भी उनकी मुलाकात हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध, भारत और जापान के संबंध पर भी बात हुई। पर आलोक जी, अमेरिका की अगर बात करें, ये देश ऐसा है जिसकी वो कहते हैं दुश्मनी तो दर्द देती है लेकिन दोस्ती और खतरनाक है। तो भारत अब इसके साथ कैसे मिलके चले? देखिए, मेरे ख्याल से ये पूरे दौरे का उद्देश्य ही यही है, क्योंकि मैंने कहा ना कि अमेरिका की दोस्ती के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए थे, और उसी के लिए ये दौरा है। इस दौरे का प्रमुख उद्देश्य भी है। और दूसरी चीज हमें ये समझनी चाहिए कि भारत जो है एक बड़ा राष्ट्र है, कोई अफगानिस्तान या कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। और हमारी जो दोस्ती होगी अमेरिका से, वो बराबरी के उस पे होगी। हमें अमेरिका की जरूरत है तो अमेरिका को भी हमारी जरूरत है। और इसीलिए मैंने कहा, पूरी तरह से निर्भरता नहीं होनी चाहिए कि हमारे देश में कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर होने से भारत की सुरक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ये मेरे ख्याल से काबुल के बाद इनको ये भ्रम छोड़ देना चाहिए। हर राष्ट्र को अपने ऊपर सक्षम होना चाहिए अपनी सुरक्षा और अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ एक चीज हमें समझनी चाहिए कि भारत और अमेरिका दोनों ही प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज हैं, जनतांत्रिक मूल्यों के साथ, और इसलिए हमारे जो विचारधारा है, हमारे जो मूल्य हैं, वो समान है।
जब जी। समान मूल्यों वाले दो राष्ट्र होते हैं तो उनमें एक नेचुरल एफिनिटी होनी चाहिए, एक नेचुरल जो है कन्वर्जेंस देखिए होना चाहिए, सामान्य और वो मूल्य है। की तो बात है, लेकिन देखिए आज जैसा आपने कहा कि अमेरिका का जो ओहदा है विश्व में वो थोड़ा घट गया है, खासकर जब ये अफगानिस्तान में जो घटा है उसके बाद उसकी गरिमा और उसकी जो चौड़ होती थी उसको बहुत ठेस पहुंची है। लेकिन भारत को भी संभल के चलने की जरूरत है। क्या आप इसको मानेंगे कि भारत ने ये इशारा किया है कि अग्नि 5 का टेस्टिंग होता है, दूसरी तरफ 118 अर्जुन टैंक्स का ऑर्डर जो है लोकली दिया जाता है। ये क्या भारत एक इशारा ये कर रहा है कि देखिए हम आपके साथ काम करने को तैयार है, लेकिन हम आप पर निर्भर नहीं है, हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, आप पर निर्भर नहीं होना चाहते। क्या ये मैसेज भी जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तो हमेशा से मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। उन्होंने जो जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल से जो मुलाकात की, प्रेडेटर ड्रोन्स को बनाने की, को लेने की, और फिर उसके बाद ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करवाने के लिए, तो ये उसी तरफ एक कदम है। हमने अभी भी अपनी एयर डिफेंस के लिए हम रूस के ऊपर हमने उससे अपना वायदे से हम नहीं हटे हैं। तो भारत ने ये दिखला दिया है कि हम अपनी जो सामरिक स्वायत्तता है और भारत की जो रक्षा के लिए जो नीतियां बनानी है उसमें स्वायत्तता भारत हमेशा रखना चाहेगा, क्योंकि भारत ऐसा नहीं चाहेगा कि वो अपने सारे एग्स एक बास्केट में रख दे और पूरी तरह से निर्भर हो जाए। तो वो स्थिति नहीं है। हम ये विश्वास करते हैं कि दोनों राष्ट्र जो हैं इनके हित समान हैं और दोनों के जो मूल्य समान है, और इसलिए जो भारत के हित में है वो सामान्यतः अमेरिका के भी हित में होना चाहिए, और जो अमेरिका के हित में है वो सामान्यतः भारत के भी हित में होना चाहिए जी, बशर्ते कि कोई बेवकूफ ना बनाए, जैसे कि अमेरिका का पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा बेवकूफ बना दिया अफगानिस्तान के अंदर। और बनाया कि अमेरिका बन गया, जानबूझकर बन गया, उसको लगा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। पर आप जानते हैं कुछ लोगों की फितरत होती है, वो कभी ठीक नहीं होते, वो वैसे ही रहते हैं। अब शायद जाकर समझा है अमेरिका। देखें, ट्रंप तो समझ गए थे, अब शायद बाइडेन और कमला हैरिस भी समझ गए हैं। लेकिन एक बात, ये बात आपने जो कही कि देखिए हमने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदा, सबमरीन जो है वो रूस के साथ बनकर बनाया, लेकिन हमने ड्रोन्स और चिनूक और अपाचे जो है यूएस से खरीदे, लेकिन रफाल जो है फ्रांस से खरीदे, और उसकी डिफेंस सिस्टम्स जो है वो इजराइल से ली। तो हम हर किसी के साथ काम करने को तैयार हैं जब तक कि हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, लेकिन खुद अब बनाना शुरू कर रहे हैं। तेजस से लेकर अब अर्जुन M18 टैंक्स जो हैं वो भी, और अग्नि, और हमारी जो मल्टी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसे ICBM कहा जाता है, उसकी भी टेस्ट फायरिंग हुई है, जिसकी वजह से चीन थोड़ा घबरा गया है। लेकिन अब उसके साथ साथ इस अमेरिका दौरे में प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया और भारत में आपसी सहयोग बढ़ाने की सहमति बनी है, जबकि जापान के साथ संबंधों को और भी मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इन दोनों देशों के साथ भारत का किस तरह का रुझान है? क्या ट्रेड, इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि जापान तो मदद कर ही रहा है, जापान हमेशा से हमारे साथ रहा है और हमारे जो इक्वेशंस है जापान के साथ बराबर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ अब संबंध और ज्यादा बढ़ते, इंप्रूव होते लग रहे हैं पिछले 4-5 सालों में। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया एक वो राष्ट्र था क्वाड में जो एक समय में चीन के साथ काफी उसका जुड़ाव था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वो चीन के इतने खिलाफ हो गया कि ऑकस की स्थापना हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का महत्व ये है कि प्राइमरी जो गुड्स है जो वो है वो काफी बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। माइनिंग इंडस्ट्री जो है ऑस्ट्रेलिया की काफी उन्नत है, क्योंकि काफी बड़ा क्षेत्रफल है, काफी कम जनसंख्या है। तो आज भारत को अपनी तरक्की के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसमें से काफी कुछ हमें ऑस्ट्रेलिया से मिल सकता है, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे संबंध महत्वपूर्ण है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर क्षेत्र का एक बहुत प्रमुख देश है, इंडो पैसिफिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और दोनों ही राष्ट्र फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए कमिटेड है। दोनों ही राष्ट्र चीन की 9 डैश लाइन को नहीं मानते, और इसीलिए हम लोग जो वहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पेट्रोल्स में हिस्सा लेते रहते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी एक समन्वय है, दोनों एंग्लोफिल राष्ट्र हैं, और ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका की तरह आज की तारीख में एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है, और उसके साथ ही साथ एक जनतांत्रिक व्यवस्था है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी एक कॉमन वैल्यूज है, और दोनों ही देश जो है अंग्रेजी भाषा से काफी अच्छी तरह से परिचित हैं। तो इसलिए हमारे बीच में भी जो संबंध है वो बहुत अच्छे सुधार हो रहे हैं। और एक चीज हमें समझनी चाहिए कि अमेरिका और भारत के रिश्ते
सबसे ज्यादा प्रगाढ़ जब हुए जब वहां पे इंडियन डायस्पोरा एक फोर्स बन गया वहां। जी। आज इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में एक बहुत बड़ी फोर्स है। अब वही स्थिति धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। अगर आप देखें कि जो इंडियन डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया में है, जो पहले मिनिस्क्यूल होता था, अब धीरे धीरे एक सिग्निफिकेंट फैक्टर बनता चला जा रहा है और काफी अच्छी स्थिति में आ रहा है। तो जैसे जैसे इंडियन डायस्पोरा स्ट्रांग होगा ऑस्ट्रेलिया में, आप देखेंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध भी और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाए। बिल्कुल। चाइना वायरस, चाइना की वैक्सीन दादागिरी और फिर खासकर ऑस्ट्रेलिया की सियासत में वहां पर सरकारों को पलटने का और इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने में वो जो खलल की बात है, इसकी वजह से पिछले 2-3 सालों में ऑस्ट्रेलिया का मन जो है चीन के खिलाफ बना है और चीन के साथ खड़े होने पर चीन ने जिस तरह से उसको प्रताड़ित किया, उसके कोयले के जो शिपिंग जो आ रही थी उनको वहां पर रोक डाला और फिर सैंक्शंस भी किए और कई तरह से ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया। उसकी वजह से अब जो है वो चीन के साथ का जो वो साझा है वो टूटता हुआ लग रहा है और भारत के साथ यहाँ इस पैसिफिक रीजन में और समुद्री इलाकों में और इस तरह की एक जुगलबंदी बनती नजर आ रही है और वो जुगलबंदी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया इस रीजन में यहाँ होगी और फिर वहाँ से यूएस के साथ भी होगी। तो यही क्वाड की निशानी है, यही क्वाड की पहचान है। इसकी मीटिंग आज देर रात होने वाली है, इस पर भी नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने का वक्त चला है। आलोक बंसल जी धन्यवाद। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में फायरिंग की खबर आ रही है। दिल्ली के कोर्ट में फायरिंग हुई है, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में फायरिंग, यही खबर इस वक्त आ रही है। एक गैंगस्टर को गोली लगने की खबर भी आई है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में फायरिंग हुई है, एक गैंगस्टर को गोली लगी है। कोर्ट के किस प्रांगण में, बाहर या ठीक अंदर, कोर्ट के अंदर ये फायरिंग की घटना घटी है, इसकी जानकारी आनंद तिवारी हमारे को से लेंगे। आनंद तिवारी हमारे साथ फोन पर है। आनंद बताइए। जी देखिए आनंद, एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। जो दिल्ली का रोहिणी कोर्ट है वहां पर कोर्ट रूम के अंदर बताया जा रहा है कि ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और गैंगस्टरों को गोली लगी है, जिन्हें पेशी पर लाया गया था, जिसमें जितेंद्र गोगी का नाम बताया जा रहा है, जो एक बहुत ही डेस्परेट क्रिमिनल था। बताया जा रहा है कि उसको गोली लगी है और यहाँ पर अभी पुलिस ने हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इसमें गोगी की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है और खबर ये भी आ रही है कि उसकी गैंगस्टर की इसमें मौत हुई है। 3 से 4 लोगों को गोली लगी, जिसमें जो कोर्ट से जुड़े स्टाफ थे वो भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फायरिंग में गोली लगी है। जो मौजूदा हालात है उसके लिए तमाम बड़े अधिकारी जो है वो रोहिणी कोर्ट पहुंचे हुए हैं और सीनियर अधिकारी पूरे मामले की जो तफ्तीश, लेकिन गोली चलाने वाला एक व्यक्ति था कि 2-3 लोग थे और क्या उनको धर लिया गया है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले की घटना है कि सारी चीजें अभी साफ नहीं हो पाई हैं। पुलिस अभी ज्यादा खुल के अभी कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि कोर्ट में किस तरह से बदमाश अगर अंदर घुसते हैं फायरिंग करने के लिए तो कोर्ट की सुरक्षा पे सवाल खड़े होते हैं और इससे जो वकील है वो भी काफी सदमे में है कि कोर्ट परिसर के अंदर वहाँ पर फायरिंग हुई, पहले भी वहाँ पर कई गैंगस्टर। तो आप कह रहे हैं वकील भी घायल हुए हैं। ये जो गैंगस्टर जिसकी पेशी हुई है वो भी घायल हुआ है। गंभीर रूप से घायल कितने हैं? क्या किसी की मृत्यु होने की खबर है? आनंद, गोली लगी है अब तक, इसमें एक शख्स की मौत बताई जा रही है। मौजूदा हालात जो है थोड़ी देर में और क्लियर होंगे इस मामले में आनंद, लेकिन एक बड़ा मामला है जहां पर गैंगस्टर गोगी जो है गोली लगी बताया जा रहा है। आप कह रहे हैं गैंगस्टर गोगी को गोली लगी है, 3 से 4 लोग और भी घायल हुए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं किसी एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। ये गोली चलाने वाले क्या एक व्यक्ति था या कई लोग थे? इस पर कोई डिटेल्स आए हैं और ये कितने बजे हुआ, कितनी देर पहले हुआ है? ये देखिए करीबन 11:30 बजे के आसपास का पूरा वाक्य बताया जा रहा है, जब जो भोगी है उसे तीसरा जेल से यहाँ पर पेशी के लिए लाए गए थे। 4 बटालियन के जो पुलिसकर्मी है वो पेशी पे लाते हैं जब भी कोई मुलजिम होता है उसे कोर्ट में जेल के से, तो वहां पर ये ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इसमें ये लगता है कि कोई दूसरे गैंग हैं जो अपोजिट वाले गैंग ने किया है। बात की तौर पर स्पेशल सेल के अधिकारी भी जो है वो मौके पर पहुंच रहे हैं। तो आप कह रहे हैं 11:30 बजे उसको लाया गया पेशी के लिए, उस वक्त कोई कोर्ट रूम के अंदर घुसा और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगा या कितने लोग थे ये भी अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है। गैंगस्टर गोगी को भी गोली लगी है, वो जिंदा है या मर गया? और कितने वकील हैं जो कि घायल हुए हैं? देखिए अभी ये क्लियर नहीं आनंद कि कोई वकील को गोली लगी, लेकिन इतनी जानकारी मिल रही है पुलिस सूत्रों से कि कोई कोर्ट ऑफिसर जो
उसमें एक ब्लैक कोट में एक शख्स जमीन पर पड़े नजर आ रहे हैं, उनसे लटपट है। तो उससे ये कयास लगा जा रहे हैं कि या तो कोर्ट के कोई वकील हैं या कोर्ट से जुड़े हुए कोई स्टाफ हैं। जो तस्वीरें दिख रहे हैं उसमें 2 से जो गैंगस्टर हैं वो जमीन पर पड़े हुए, आप अंदाजा लगा सकते हैं परिसर आनंद, आपकी फोन लाइन क्लियर नहीं है। ऑडियो एक सही जगह पर रहे जहां नेटवर्क पर आपसे बात हो सके, क्योंकि डिटेल्स आपके पास हैं। ये जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, इन्हें हमने थोड़ा सा इसको डिफ्यूज किया है, मॉर्फ करके आपको ये करके दिखा रहे हैं, क्योंकि काफी विचलित कर सकती हैं तस्वीरें। खून से लथपथ कई सारे लोगों के चेहरे दिख रहे हैं, उसमें से कुछ लोग फर्श पर पड़े हैं, बेहोश हैं क्या, या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति की वहां पर मृत्यु हुई है, ये भी इसकी भी अभी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन ये जरूर है कि 2 या 3 लोगों को बहुत गंभीर रूप से चोट लगी है, क्योंकि काफी उनके शरीर से खून बहता हुआ दिख रहा है। और कोई ना कोई एक व्यक्ति है जो कि कोर्ट से जुड़ा हुआ है, वो वकील है या कोर्ट का अधिकारी है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है आधिकारिक तौर पर। लेकिन हाँ, 3 से 4 लोगों को गोली लगी है, उनके घायल होने की खबर है, या कम से कम एक व्यक्ति की मृत्यु होने की भी खबर है। और गैंगस्टर गोगी को गोली लगी है, गैंगस्टर गोगी पर हमला हुआ है, उसको पेशी के लिए लाया गया। करीब 11:30 बजे की घटना है। पुलिस के सूत्रों के हवाले से आनंद तिवारी हमारे साथ फिर से फ़ोन पर जुड़ेंगे। उनकी खबर है कि रोहिणी कोर्ट में, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में ये घटना घटी है। सुरक्षा के इंतजामात पर तो सवाल हैं ही, लेकिन सबसे पहले क्या कोई वहाँ पर बहुत गंभीर रूप से घायल हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है, ये भी जानने की ज़रूरत है। और कौन है ये लोग, क्या उनको पकड़ लिया गया है, क्या एक व्यक्ति था या 2 या 3 लोग थे जो कि अंदर घुसकर जिन्होंने गोलियां चलाई। आनंद तिवारी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आनंद, आप हैं फोन लाइन पर, बताइए। आनंद तिवारी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये डिटेल्स अभी इसी वक्त यहाँ अखाड़ा पर आ रही हैं। डेवलपिंग स्टोरी है ये और बड़ी खबर है। 3 से 4 लोगों के घायल होने की खबर है, कम से कम एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, ऐसा खबर है, रिपोर्ट्स है। आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो तस्वीरें हमारे सामने हैं इसमें कम से कम 3 या 4 लोग इन तस्वीरों में दिख रहे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। चोट बहुत गहरी है क्योंकि खून भी काफ़ी बहा है और ये सब फर्श पर पड़े हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें अभी आई हैं। क्या इनमें से किसी की जान गई है या फिर ये सिर्फ गंभीर रूप से घायल हैं और इनको क्या अस्पताल ले जाया गया है? कम से कम 2 घंटे पहले की घटना है। ये बताया जा रहा है 11:30 बजे गैंगस्टर गोगी को पेशी के लिए कोर्ट में लाया गया, जिसके बाद ये घटना घटी है। आनंद, आप हमारे साथ हैं। आनंद, बताइए पूरे घटनाक्रम को। 11:30 बजे से क्या हुआ? जी देखिए, जो दिल्ली पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिलती है 11:36 पे आनंद, जिसमें ये बताया जाता है कि रोहिणी जेल नंबर 2 में कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। उसके बाद जो हालात आते हैं उसमें तस्वीरें आती हैं जिसमें गोगी जो गैंगस्टर है वो जमीन पर पड़ा नजर आ रहा है। एक ब्लैक कोट में एक शख्स है, वो जो कोर्ट स्टाफ लग रहे हैं वो नजर आ रहे हैं और 2 और लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी तक आधिकारिक पुष्टि दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इसमें 1 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हुई है और इसमें गोगी का नाम भी शामिल है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक दिल्ली पुलिस ने इसकी नहीं की है। दिल्ली के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी घटना है कि रोहिणी कोर्ट के अंदर फायरिंग होना अपने आप में सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि काफी संवेदनशील ये कोर्ट है और पहले भी यहाँ पर जो बदमाश है वो फायरिंग कर चुके हैं। तमाम जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं और इसमें आनंद, अभी इस वक्त खबर ये आ रही है कि गैंगस्टर गोगी को मार दिया गया है और कम से कम 4 लोग मारे गए हैं। जी देखिए, बिल्कुल जैसा मैं आपको आनंद बता रहा हूं कि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि गोगी की इसमें मौत हो गई है। एक जो गैंगस्टर है, काफी डेस्परेट गैंगस्टर था ये, जिसके ऊपर कई लाख का इनाम था और इसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा था और ये इसने कई ताबड़तोड़ वारदातें 2 साल पहले लगातार ताबड़तोड़ वारदातें दिल्ली में करी हैं, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन और कई बड़ी घटनाएं शामिल थी। तो एक बड़ा गैंगस्टर था, किस नियत से इसको मारा गया है, इसमें किस तरह की गैंगवार है, ये सारी चीजें कुछ दिल्ली पुलिस। क्या जवाबी कार्रवाई भी हुई है कि जो हमलावर थे क्या उसको भी मार दिया गया है?
जी देखिए, ये आनंद, ये चीजें साफ नहीं हो पाई क्योंकि बहुत ही अफरा तफरी का माहौल है और सारे सीनियर अधिकारी जो है क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल के मौके पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में हम आपको पूरे हालात देंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है कि रोहिणी कोर्ट में सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं और इसमें पुलिस की कहीं ना कहीं जो 3rd बटालियन थी उसकी भूमिका भी संदेह के घेरे में कि किस तरह से गोगी को लाया गया और वहां पर किस तरह से बदमाश जो है वो कोर्ट रूम तक पहुंच गई। ये अपने आप में बड़ा सवाल है आनंद जी। और क्या हमलावर एक था कि दो थे? क्योंकि कहीं ना कहीं या कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि जवाबी कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से और जो हमलावर हैं उनको भी मार गिराया गया है। जी देखिए आनंद, इसमें बताया जा रहा है कि एक से ज्यादा जो हमलावर थे उन्होंने ये ताबड़तोड़ फायरिंग करी है और जिसमें गोगी की मौत की खबर आ रही है। कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस ऑफिशियल इसमें जो है अपना बयान देगी कि सारे फैक्ट्स क्या हैं इसमें, लेकिन ये बड़ी खबर है कि रोहिणी कोर्ट के अंदर फायरिंग में गैंगस्टर को मार गिराया गया है। जी, ये गैंगस्टर, ये गोगी गैंग का सरगना था ये जितेंद्र गोगी। जी, 3 गोलियां मारी गई हैं गैंगस्टर गोगी को बताया जा रहा है और उसकी शॉट ब्रॉड डेथ हो गई है, ऐसा जानकारी अभी मिल रही है। तो 3 गोलियां मारी गई गोगी गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी को, उसकी मौत हो चुकी है, ब्रॉड डेड बताया जा रहा है। क्या उसके साथ और भी लोग हैं? क्या उसके गैंग के लोग हैं जिनको मारा गया है या कोर्ट के अधिकारी हैं जिनको गोली लगी है? जी देखिए, जिसमें पूरा गैंगवार है, जो जानकारी मिल रही है, ये गैंगवार के नियत से जितेंद्र गोगी के ऊपर यहाँ पर ब्रेकी करके ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें जो कोर्ट स्टाफ है वो भी इसमें घायल हुए हैं और उसमें 1 से ज्यादा लोगों की जो मौत है उसकी जानकारी आनंद आ रही है। थोड़ी देर में ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस देगी और हम भी रास्ते में कुछ ही देर में मौके पर पहुंच के आपको ताजा हालात जो है मौके के लाइव विजुअल के साथ हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी खबर है, रोहिणी कोर्ट में जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और उसमें एक गैंगस्टर की मौत की खबर आ रही है। चश्मदीद एडवोकेट वकील योगेश पांडे हमारे साथ हैं। योगेश जी बताइए, ये कोर्ट नंबर 207 में क्या हुआ? 207 के अंदर मॉर्निंग के अंदर अभी थोड़ी देर पहले आधे घंटे के अंदर ही हमारा मैटर लगा हुआ था। इमीडिएटली एक अक्यूज को पेश करते हैं, वहां से 2 आदमी खड़े होते हैं, यूनिफॉर्म एडवोकेट की पहने होते हैं और फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं कोर्ट के अंदर ही, जज साहब के सामने ही, और काफी ज्यादा तेज फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद पुलिस द्वारा उन दोनों अक्यूज को भी फायरिंग करते हैं, उसमें 2 की डेथ हुई है, टोटल 3 की डेथ हुई है। तो इसमें क्या अक्यूज जितेंद्र गोगी था जिसको जो मर गया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और जो हमलावर थे वो कौन थे? उनको भी मार दिया गया है? उनको भी मार दिया गया है, पर गोलियां लग चुकी है उनके भी। वो अब 2 के अंदर बॉडी पड़ी है, पूरी को और कोई घायल हुआ है? कोर्ट का कोई अधिकारी, कोई वकील किस? नहीं जी, एक बार फिर बताएंगे कि कोर्ट के किसी अधिकारी को चोट लगी है, किसी सिविलियन या कोई और जो कोर्ट रूम में मौजूद था उनको गोली लगी है? 3 आदमी 3 आदमी डेथ हो गई है। 3 की डेथ हो चुकी है। 3 की डेथ हो चुकी है। और कोई घायल हुआ है? कोई और चोटिल हुआ? सुनने में आया कि गोली लगी कोर्ट में, 206 में खड़े हुए पैर में गोली लगी किसी वकील साहब के। किसी वकील के पैर में गोली लगी है। और ये लोग कोर्ट रूम में मौजूद थे जो हमलावर थे? पांडे जी, हाँ पांडे जी, आपका वकील साहब, आपका फोन नेटवर्क एरिया पे नहीं है तो आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। चश्मदीद थे हमारे साथ, फोन पे कह रहे हैं कि 2 लोग कोर्ट रूम में थे, यूनिफॉर्म जैसा कुछ पहने हुए बैठे हुए थे, अचानक खड़े हो गए, जैसे ही गोगी की पेशी हुई खड़े हो गए और उस पर गोलियां दाग दी और जवाबी कार्रवाई में इन 2 हमलावरों को भी मार दिया गया। तो 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोगों को गोली मारकर की मौत हो चुकी है, जिसमें जितेंद्र गोगी भी है। योगेश जी, वकील योगेश जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, फिर से जरा बताइए विस्तार से। आप कह रहे हैं कोर्ट नंबर 207 में आपकी भी पेशी थी जब ये वाकया हुआ? 207 और 206 में मेरी आज पेशी थी, मेरे केस पेंडिंग थे क्योंकि मेरे अक्यूज भी आज आए हुए थे। जी, फिर क्या हुआ? उसी समय थोड़ी ही देर बाद ही अंदर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। फायरिंग करने वाले कौन थे? ये मुझे नहीं पता इस बारे में कि ये कौन थे, पर आपने उनको देखा तो वो कैसे, क्या यूनिफॉर्म पहने हुए थे, कोर्ट रूम में बैठे हुए थे? एडवोकेट की यूनिफॉर्म में थे, एडवोकेट की यूनिफॉर्म में बैठे हुए थे। अच्छा, और कोर्ट रूम में बैठे हुए थे? जी जी। और फिर उन्होंने उठकर फायरिंग करना शुरू कर दिया? किस पर किया? बिल्कुल सर, बिल्कुल।
गोगी के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी, फिर पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो गोगी और ये दोनों, इन दोनों को मार दिया गया है? हाँ, इन दोनों को मार दिया गया है, तीनों को मतलब तीनों की डेथ हो गई है। तीनों की डेथ हो गई है। और किसी को चोट लगी है? एक वकील साहब के में सुनने में आया कि उनके पैर में गोली लगी, उनको मेरे ख्याल से ये कंफर्म नहीं है मेरे को इस टाइम, क्योंकि मुझे भी भगना पड़ा, गोलियां चल रही थी। आप सुरक्षित हैं? आपके साथ जो आए थे वो सुरक्षित हैं? हाँ, मेरे जूनियर भी सुरक्षित हैं, सब ठीक है जी, सब ठीक है। बस अब पुलिस ने उस जगह को कंट्रोल में ले लिया है? सिर्फ ये दो ही लोग थे जो अटैकर्स थे? अंदर दो ही थे। और किस तरह की वेपन्स थी उनके पास, आपने कुछ देखा? सर ये देखा ही नहीं सर, ये तो देखेगा सर। हाँ, पर ताबड़तोड़ काफी सारे राउंड्स फायर हुए, काफी सारे राउंड्स। जी, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो ये अपडेट है कि कोर्ट रूम के अंदर गोगी की पेशी होते ही दो लोग थे जो कि वकील के कपड़े पहने हुए थे, तो एडवोकेट्स की तरह बैठे हुए थे, वो अचानक खड़े हो गए, उन्होंने हथियार निकाले और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गोगी पर, जिसके बाद गोगी की मौत हो गई और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इन दोनों हमलावरों को भी मार दिया। तो 3 लोग मर चुके हैं और एक वकील है जिनके पैर पर चोट लगी है, ऐसा अनुमान है। और भी डिटेल्स के लिए आनंद तिवारी से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल CNN न्यूज़ 18 से ये खबर है कि उसका जो प्रतिद्वंदी था, राइवल था गैंगस्टर, वो पहुंचे थे वहां। अब अटकलें ये है कि 3 हैं या 4 हैं जो मर चुके हैं, अब इसकी पुष्टि होना बाकी है। जो चश्मदीद हैं वो कहते हैं कि 3 लोग तो मर चुके हैं, गोगी गैंग का सरगना जो है वो मारा गया है। ये फायरिंग रोहिणी कोर्ट के कोर्ट नंबर 207 पे हुई है, जहां गगनदीप सिंह जो है वो एएसजे हैं। ये NDPS कोर्ट है 206 207, इसी प्रांगण में 207 में फायरिंग हुई है। ये अब तस्वीरें आ रही हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, अखाड़ा में ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके एंगल को भी हम जरा करेक्ट करेंगे, लेकिन ये लग रहा है कुछ CCTV की तस्वीरें हैं या दूर से ये तस्वीरें किसी ने खींची हैं, ली हैं। और जहां पर ऐसा लग रहा है कि एम्बुलेंस आया है, पुलिस मौजूद है और जो अंदर जिनको मार गिराया गया है या जो मर गए हैं उनको अब वहां से निकाला जा रहा है। इनमें क्या कुछ लोग चोटिल हैं ये देखने की जरूरत है। पुलिस की मौजूदगी है वहां पर, कुछ वकील भी मौजूद हैं। आनंद तिवारी फोन पर जुड़ रहे हैं। आनंद, लेटेस्ट अपडेट क्या है? चश्मदीद का कहना है कम से कम 3 लोग मर चुके हैं, जिसमें जितेंद्र गोगी और 2 हमलावर हैं। जी देखिए, बिल्कुल आनंद, आपको ताजी जानकारी में दे दूं कि जो स्पेशल सेल ने जो ऑफिशियल जानकारी दी है कि 2 गैंगस्टरों को स्पेशल सेल ने मौके पर ही मार गिराया है। चूंकि जब गोगी को कोर्ट में पेशी के लिए लाया जाता है तो 3rd बटालियन लेके आती है, लेकिन स्पेशल सेल की टीम एक पीछे से बैकअप देती है कि जो गोगी के ऊपर कोई हमला ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर कहाँ चूक हुई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन स्पेशल सेल ने एक ऑफिशियल जानकारी दी है कि जो टिल्लू गैंग है उसका ये पूरा हाथ था। टिल्लू गैंग के जो बदमाश थे, 4 से ज्यादा बदमाश थे, वो वकीलों की ड्रेस में कोर्ट रूम तक घुसे, उन्होंने रेकी करी बकायदा और उन्होंने घात लगाकर गोगी और अन्य लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग इसमें शुरू करी है। 2 जो बदमाश है इसमें राहुल, एक 50,000 का इनामी और एक अन्य जो गैंगस्टर था उसे स्पेशल सेल ने मौके पर ढेर कर दिया है। इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से खास निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में जो भी बदमाश भागे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कहां पे लापरवाही और कहां पे चूक हुई है उसकी भी जांच की जाए, क्योंकि आनंद बहुत ही संवेदनशील ये कोर्ट है। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, पहले भी कई बार रोहिणी कोर्ट के अंदर फायरिंग हो चुकी है और उसके बाद कोर्ट रूम की सुरक्षा को काफी ज्यादा बढ़ाया गया था। वकीलों ने काफी मांग करी थी पुलिस से कि यहाँ पर इस तरह की घटना फिर से ना हो। और आज लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े बिल्कुल कोर्ट रूम के अंदर बदमाश घुसते हैं हथियार के साथ और उसके बाद वो एक बड़े गैंगस्टर को मार गिराते हैं, इससे जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक तो हुई है। और किस तरह से टिल्लू ने पूरी प्लानिंग रची, किस तरह से वहां पर घात लगा के बदमाश आए और किस तरह से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, ये जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस के तमाम सीनियर अधिकारी जो हैं, चाहे स्पेशल CP लेवल के हों, ज्वाइंट CP लेवल के हों, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के बड़े अधिकारी हों, तमाम लोग इस समय रोहिणी कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 3 लोग मरे हैं आनंद, जितेंद्र गोगी और ये दो हमलावर। जी बिल्कुल, अभी तक ऑफिशियली जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है कि 3 लोगों की इसमें मौत हुई है, जिसमें तीनों ही गैंगस्टर थे। एक जितेंद्र गोगी था जिसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था और 2 गैंगस्टर वो थे जो टिल्लू गैंग के थे, जो गोगी को मारने के लिए वहां पर हथियार के साथ वकील की ड्रेस में पहुंचे थे। तो वकील की ड्रेस में पहुंचे, अंदर कोर्ट रूम में बैठे थे। जैसे ही जितेंद्र गोगी आया, इन्होंने उठकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। क्या किसी वकील को, किसी अन्य को चोट लगी है?
और जी देखिए, अभी तक कोर्ट परिसर, जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था कि एक जो शख्स नजर आ रहे हैं जो वकील की ड्रेस में थे, हमने पहले इसलिए ये क्लियर करा था कि अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोर्ट स्टाफ के जुड़े लोग थे या वकील थे। पुलिस ने इस पर क्लियर करा है कि वकील की ड्रेस में बदमाश आए थे, तो पूरी संभावना है कि ये जमीन पर गिरा जो शख्स है ये गैंगस्टर था और इसने जो वकील की वर्दी है कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करा कोर्ट रूम के अंदर तक और कोर्ट प्रीमाइसेस में घुसने का, और उसके बाद ये पूरी जो वारदात है उसे अंजाम दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर है और इसमें सुरक्षा में कहां चूक हुई है इसकी जवाबदेही बनती है, जवाब इसमें देना पड़ेगा। जो लोग भी उसकी सुरक्षा में शामिल थे गैंगस्टर गोगी की, और किस तरह से उसे लाया गया था और कहां पे चूक हुई कि एक डेस्परेट गैंगस्टर जो है उसको जो है वहां पर मार गिराया गया है। आनंद, एक चश्मदीद वकील से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि एक और वकील हैं जिनके पैर पे चोट लगी है, वो कोर्ट रूम 206 में पेशी के लिए आए थे, 207 206 में, तो उनके पैर में चोट लगी है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि इन तीनों के अलावा क्या किसी और को चोट लगी है? जी देखिए, अभी तक आनंद ऑफिशियली पुलिस ने केवल यही जानकारी दी है कि 2 बदमाशों को स्पेशल सेल ने ढेर कर दिया है जो वहां पर मौके पे मौजूद थे, जो गोगी को मारने की नीयत से आए थे। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या कोर्ट परिसर से जुड़े किसी शख्स को या कोई वकील को या कोई कोर्ट स्टाफ को इसमें गोली लगी है। ऑफिशियली जानकारी आने का हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि संवेदनशील मामला हो गया और इसमें काफी वकील जो है उनके अंदर भी काफी गुस्सा होगा इस बात को लेकर कि किस तरह से एक बार फिर से जब काफी ज्यादा सुरक्षा कोर्ट रूम की बढ़ा दी गई थी और कोर्ट प्रीमाइसेस की बढ़ा दी गई थी, उसके बावजूद अगर गैंगस्टर, वो भी टिल्लू जो एक नामी गैंगस्टर है दिल्ली का और जो लगातार गोगी गैंग से जिसका एक दुश्मनी चलती आई है, अभी हाल में ही हमने देखा था नॉर्थ वेस्ट जिले में जो गोगी गैंग ने जो टिल्लू गैंग का एक शख्स था उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करी थी। तो ये गैंगवार काफी पुराना है और जिस तरह से गैंगस्टर गोगी को पकड़ने में दिल्ली पुलिस ने काफी मशक्कत करी थी, एक डेस्परेट गैंगस्टर था, इसने दिल्ली में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया और इसका काफी ज्यादा नाम हो गया था नीरज भवानिया के बाद। उस गैंगस्टर को जब अति सुरक्षित तरीके से जेल के अंदर रखा जाता है और उसको अगर पूरी सुरक्षा के साथ अगर कोर्ट में पेशी के दौरान लाया जाता है और वहां पर अगर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये जाहिर तौर पर इसमें सुरक्षा में सवाल खड़े होते हैं। जी, वकील की ड्रेस पहनी हो या नहीं पहनी हो, हथियार अंदर कैसे ले गए कोर्ट रूम के? अगर वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब अगर आरोप इस टिल्लू गैंग पर है और ये गैंग राइवलरी थी, तो क्या पुलिस इस टिल्लू गैंग के पीछे पड़ेगी? देखिए, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल इसमें जो भी लोग आरोपी हैं उन तक पुलिस को जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए और इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच होना चाहिए। कहां पे लापरवाही हुई है, कौन लोगों की लापरवाही थी, उनकी जवाबदेही तय होना चाहिए उन पे। जाहिर तौर पर इसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर, मुझे लगता नहीं है कि कोई सख्ती कोई नरमी बरतेंगे और बिल्कुल सख्त एक्शन इसमें होगा। जिनकी भी लापरवाही थी, जो लोग गोगी की सुरक्षा में तैनात थे, वो कहां पे चूक हुई कि एक बड़े गैंगस्टर को, एक डेस्परेट गैंगस्टर को जिसको सुरक्षा दी गई थी, काफी ज्यादा उस पर थ्रेट थी, उसको आखिर कैसे कोर्ट के अंदर बदमाश अत्याधुनिक हथियारों के साथ दाखिल होते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर उसकी हत्या कर देते हैं। जी, लेकिन वो जो हमलावर थे वो 2 थे कि 2 से ज्यादा थे? तो और अगर 2 से ज्यादा थे यानी कि वो लोग फरार हैं अब? देखिए, अभी आनंद कितने बदमाश फरार हैं, कितने बदमाश जो हैं वो अभी मौके से गिरफ्तार हुए, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जो आपको मैं लेटेस्ट जानकारी बता रहा हूँ कि 2 गैंगस्टरों को मार गिराया, स्पेशल सेल ने जो हमें जानकारी दी है कि 2 गैंगस्टरों को मार गिराया गया है और ये वो गैंगस्टर थे जो इसको मारने की नियत से वहां पर पहुंचे थे। एक नई जानकारी आपको दे दूं, इनके नाम आए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। आनंद, मैं आपको जानकारी देता हूं, एक का नाम राहुल है, दूसरे का नाम मोरिश है। ये दोनों ही जो गैंगस्टर थे, इन्हें स्पेशल सेल ने ढेर कर दिया है वहां पे जवाबी फायरिंग में और सुबह वकील की ड्रेस में ये आए थे, जैसा हमने आपको पहले ही बताया। ये 2 ही आए थे या 4 थे आनंद? जी देखिए, बदमाश तो 2 से ज्यादा थे जो जानकारी मिल रही है और जो जानकारी ये मिल रही है कि गोगी को अस्पताल ले जाया गया है। डॉक्टरों, अभी पुलिस का कहना है कि डॉक्टर ही उसको ब्रॉड डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो जानकारी आ रही है पुलिस के अंदर खाने से और जो वहां पर चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि 3 गोलियां लगी हैं और उसमें गोगी की दर्दनाक मौत हो गई है। तो हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए कि इसमें डॉक्टर क्या फाइनल अपनी एक ओपिनियन दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसे अस्पताल शिफ्ट कराया गया है, जो और भी जो लोग थे जिन्हें गोली लगी है उन्हें भी अस्पताल शिफ्ट कराया गया है और जो दोनों गैंगस्टर हैं जिन्हें मार गिराया गया है उनका शव भी जो है वो अस्पताल पहुंचाया गया है। इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और किस तरह से ये पूरी रेकी हुई थी, कौन सा रूट लिया था बदमाशों ने आने के लिए, ये सब चीजें जो है वो जो है वो पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है।
क्योंकि वेपन्स चेकिंग तो होती है मेटल डिटेक्टर से, और इसकी चेकिंग तो होती है कोर्ट के प्रांगण में, और खासकर जबकि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम पिछली घटनाओं के बाद पुख्ता किए गए हैं। तो क्या इस कोविड काल में किसी तरह की कोताही बरती गई है? जी देखिए आनंद, देखिए कोताही तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बरती गई है, क्योंकि आप इसको इस तरह से देखिए कि कोई एक आम आदमी भी अगर कोर्ट में पेशी के दौरान आता है तो उसके साथ पुलिस कर्मी। राकेश अस्थाना जी हमारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर। राकेश जी नमस्ते। ये रोहिणी कोर्ट में जो घटना घटी है काफी शॉकिंग है, क्योंकि सिक्योरिटी होने के बावजूद गैंगस्टर्स अंदर घुसकर जितेंद्र गोगी गैंगस्टर को मार देते हैं। देखिए ऐसा है, जो गैंगस्टर प्रोडक्शन पे गए थे उनको उनके क्रिमिनल्स जो वकील की यूनिफॉर्म में आए थे उन्होंने गोली चलाई थी। जिन लोगों ने गोली चलाई थी उनको भी पुलिस ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये गैंग वॉर नहीं है, इट इज बेसिकली जो अटैकर थे उनको पुलिस ने उसी समय जवाबी कार्रवाई करते हुए मारा है। बाकी डिटेल्स आने पर फिर बाद में बताऊंगा। थैंक यू जी। क्योंकि ये राकेश अस्थाना जी ने कहा कि देखिए 2 अटैकर्स थे लेकिन गैंग वॉर नहीं था। न्यूज 18 से पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना बोले हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे लेकिन गैंग वॉर नहीं था, ये उन्होंने कहा है। राकेश अस्थाना जी का कहना है कि ये गैंग वॉर नहीं था, लेकिन जितेंद्र गोगी को जिन हमलावरों ने मार गिराया उनको पुलिस ने भी मार गिराया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अनंत तिवारी हमारे साथ हैं। राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है कि ये गैंग वॉर नहीं था। उनका कहना है कि 2 हमलावर अंदर आए, वकील की ड्रेस में आए, लेकिन उन्होंने जितेंद्र गोगी को मारा और इन हमलावरों को पुलिस ने ढेर कर दिया। पर ये गैंग वॉर नहीं था। लेकिन जिनकी शिनाख्त हुई है ये राहुल और मौरीश, क्या ये किसी गैंग से जुड़े हुए थे? क्योंकि इसमें से एक तो इनामी था। आनंद जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अपनी बात रखी है, ये एक अच्छी पहल है कि खुद कमिश्नर जो है इसमें खुल के बोल रहे हैं, चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं मीडिया से, और कहीं ना कहीं जो चीजें लगातार मीडिया भी पूछना चाह रही थी कि किस तरह से हालात थे, वो जो दिल्ली के कमिश्नर उन्होंने खुद यहाँ पर बयां किए हैं। लेकिन जो जानकारी मिल रही है आनंद, उसके मुताबिक ये टिल्लू गैंग से जुड़े हुए थे, जो दोनों बदमाश थे जो वहां पर पहुंचे थे, और जिन्हें स्पेशल सेल ने वहां पर तुरंत जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया है, और जो गोगी को मारने की नियत से वहां पर पहुंचे थे। तो अब इसमें आने वाले वक्त में जो स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच है वो पूरे मौके को वेरीफाई कर रही है, किस रूट से बदमाश आए थे और किस नियत से उन्होंने गोगी के ऊपर हमला किया है। क्योंकि देखिए ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जो टिल्लू गैंग और जो गोगी गैंग, चिन्मय बिस्वाल जी हमारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस के पीआरओ। चिन्मय जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। अभी राकेश अस्थाना जी ने कहा कि ये गैंग वॉर नहीं था, लेकिन 2 हमलावर आए जिन्होंने जितेंद्र गोगी को मार दिया। चिन्मय बिस्वाल जी नमस्ते, कैन यू हियर मी? चिन्मय बिस्वाल जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे एक बार और, दिल्ली पुलिस के पीआरओ। लेकिन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने न्यूज 18 इंडिया से एक ही बात कही कि ये गैंग वॉर नहीं था। 2 हमलावर आए, गैंगस्टर गोगी को मार दिया। इन दोनों को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मार दिया, हमलावरों को। 3 लोगों की मौत हुई है वहां रोहिणी कोर्ट में, दिन दहाड़े फायरिंग का ये वाकया हुआ है, लेकिन ये गैंग वॉर नहीं था। आगे की डिटेल्स दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमारे साथ शेयर करेंगी थोड़ी देर में, जैसे जैसे डिटेल्स सामने आएंगी। लेकिन आनंद, इनमें से जो 2 जिनकी शिनाख्त हुई है, जिनको मार दिया गया हमलावर राहुल और मौरीश, ये किसी गैंग से जुड़े हुए थे, और इसमें से एक के सर पर तो कम से कम 50,000 रुपए का इनाम था। देखिए बिल्कुल आनंद, जैसा हमने आपको पहले ही बताया, जो राहुल है उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है। जो दूसरा बदमाश है उसका नाम मौरीश है, और ये टिल्लू गैंग से दोनों का वास्ता है। और मैं आपको, जैसा पहले भी मैंने आपको बताया कि टिल्लू गैंग और जो गोगी गैंग है उनमें दुश्मनी काफी पुरानी है। ये आज से दुश्मनी नहीं, कई सालों से चले आ रही है, और ये एक दूसरे के जो चाहे शार्प शूटर हो, बदमाश हो, उनके ऊपर ये फायरिंग करते आए हैं, और बदले की नियत से एक वर्चस्व कायम करने की नियत से। अभी हाल में ही मैं आपको जो ताजा वाकया बता रहा हूँ कि अभी
नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में अभी कुछ महीने पहले ही एक गैंगवार हुआ था, जिसमें कि गोगी गैंग ने टिल्लू गैंग के एक जो बदमाश था उसके ऊपर, जो जमानत पर बाहर आया था, काफी दिनों से वो जमानत पर था, रेगुलर बेल पे था, उसके ऊपर फायरिंग की गई थी। और जब वो उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसके साथ जो साथी था, जो उसने बयान दिया पुलिस को, वो भी एक बदमाश था। उसने बताया था कि ये जो हमलावर आए थे ये गोगी गैंग से ताल्लुक रखते हैं, और उसमें जो लोकल पुलिस है उसकी जांच में भी आया था कि गोगी गैंग ने ये काम कराया है। तो लगातार गोगी गैंग और टिल्लू गैंग का जो आपसी दुश्मनी है किसी से छुपी नहीं है, और ये कई सालों से गैंगवार चला आ रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर आनंद, जब इतने बड़े गैंगस्टर को मारने की साजिश रची जा रही है तो इसमें एक दो दिन नहीं, कई दिनों से या तो रेकी की जा रही होगी, या ये बिल्कुल पता होगा कि देखिए गोगी को किस वक्त कोर्ट लाया जा रहा है, उसकी आज पेशी है। ये बातें बहुत कम लोगों को ही पता होती हैं, या तो कोर्ट में जुड़े जो वकील होते हैं उन्हें पता होती हैं, या 3rd बटालियन के लोगों को पता होती हैं, या दिल्ली पुलिस को पता होती हैं, या गोगी के परिवार वालों को पता होती हैं कि किस तारीख को किस बदमाश की पेशी है, किस गैंगस्टर की पेशी है, कितने बजे उसे किस कोर्ट में, फला नंबर कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो इसमें बिल्कुल ये लग रहा है कि रेकी करके इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है कि आज फला तारीख को गोगी को कोर्ट लेके आया जाएगा। और लेकिन पुलिस उसको पूरी सुरक्षा देकर यहाँ पे लाती है। पहले भी गोगी को कोर्ट में लाया गया है, लेकिन इस बार कहाँ चूक हुई, किस तरह से बदमाश वकील के ड्रेस में पहुंचे, और जो कोर्ट में जो स्टाफ मौजूद होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कोर्ट में जो भी बंदा एंटर कर रहा है, जो भी शख्स एंटर कर रहा है, जो भी गाड़ियां एंटर कर रही है, उनकी चेकिंग करे। तो चूक वहां पर लग रहा है हुई है कि कहां पर चूक, यह लग रहा है चूक वहीं पर हुई है कि जो कोर्ट में जिस तरह से गाड़ियां एंटर करी, तो वहां पर ये जो बदमाश थे जिनको टिल्लू गैंग का बताया जा रहा है, ये कैसे इन्होंने जो आनंद, कहीं ना कहीं क्या ये सिर्फ एक महज आपसी गैंग की दुश्मनी से ज्यादा का कोई एक पहलू स्वरूप ले सकता है कि भाई क्या कॉन्ट्रैक्ट किसी का, बंदूक किसी की, हमला किसी पर, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक राइवल गैंग के दो लोगों को हायर किया जाए ताकि इस गैंगस्टर गोगी को निशाने पर लिया जाए? क्योंकि डीसी अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस ये कह रहे हैं कि ये गैंग वॉर नहीं था, भले ही उन्होंने इसकी पुष्टि की कि ये वकील की ड्रेस पहन कर अंदर आए और इन्होंने हमला किया, गोगी को मार गिराया, और दिल्ली पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इन दोनों हमलावरों को भी मार गिराया। अब आप ये कह रहे हैं कि इन दोनों के नाम की अगर पुष्टि है तो ये जो दो लोग गैंग, ये जो दो मारे गए हैं, राहुल और मौरीश, ये टिल्लू गैंग से इनका संबंध है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हो या किसी के इशारे पर इन्होंने ये काम किया हो? जानकारी दे दूं, पुलिस ने एक ऑफिशियल वर्जन अपना दिया है कि रोहिणी कोर्ट की घटना पे, कि जो रोहिणी कोर्ट परिसर में एक यूटीपी यानी अंडर ट्रायल प्रिजनर जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर हमला करने वाले 2 हमलावरों को पुलिस ने जवाब। ये तस्वीरें रोहिणी कोर्ट के अंदर से, जिसमें गोली चलने की, फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है, अफरा तफरी मचती है। अरे एडवोकेट को बचा लो बेचारी को, हमारा किसी जल्दी अरे एडवोकेट को बचा लो बेचारी को, हमारा किसी जल्दी आनंद, अगर आप फायरिंग की आवाज सुने तो कम से कम 6 या 7 राउंड से ज्यादा आप सुन सकते हैं जो फायर होते हैं, और कुछ जो है जल्दी होते हैं, और फिर उसके बाद फिर रिएक्शनरी कार्रवाई हो रही है। एक बात यह है कि स्पेशल सेल की एक बहुत क्विक रिस्पांस थी कि जो 2 हमलावर हैं उनको इमीडिएटली मार गिराया, लेकिन प्रांगण के अंदर ऊपर ये कैसे 207 नंबर में कैसे पहुंच गए, वकील की ड्रेस पहनकर भी हथियारबंद कैसे पहुंच गए, ये सबसे बड़ी बात है।
और दूसरी बात कि क्या गोगी को किसके इशारे पर मारा गया? ये दो जो हैं ये एक गैंग से वास्ता रखते हैं। इन दोनों गैंग, गोगी गैंग और इस टिल्लू गैंग के बीच में हमेशा रंजिश और दुश्मनी रही है, पर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि फिर ये गैंग वॉर नहीं है और दिल्ली पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावरों को इमीडिएटली मार गिराया। उनकी तरफ से कोई आधिकारिक स्टेटमेंट आया है दिल्ली पुलिस से? जी देखिए, मैंने आपको बताया जैसे कि आनंद, अभी दिल्ली पुलिस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ये जारी करा है कि रोहिणी कोर्ट परिसर में एक यूटीपी यानी अंडर ट्रायल प्रिजनर पर हमला करने वाले 2 हमलावरों को पुलिस कर्मियों ने जवाबी फायरिंग में मार गिराया है। आगे की जांच जारी है। ये पुलिस ने एक छोटा सा ब्रीफ जो है वो एक प्रेस नोट जो है वो मीडिया को शेयर किया है। चिन्मय बिस्वाल जो दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। और जी आनंद, देखिए, इसमें एक बड़ी खबर और आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है और ये थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये खबर के बारे में कि इसमें ये बताया जा रहा है आनंद की जो एडिशनल सेशन जज हैं उनके सामने पूरा ये वाकया हुआ है। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ बदमाश थे जो अंदर तक पहुंच गए थे बिल्कुल कोर्ट के, और कोर्ट नंबर 207 बताया जा रहा है ये। तो एएसजे गगनदीप, जी बिल्कुल 207 बताया जा रहा है कोर्ट नंबर, जहां पर ये पेशी थी जितेंद्र उर्फ गोगी की, वहां पर ये पूरा वाकया हुआ है। जी, तो एएसजे मौजूद थे, पेशी हुई है और एएसजे गगनदीप सिंह के सामने ये हुई है, ये खबर है। लेकिन हम खुद उनसे बात कर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और अगर वो चश्मदीद हैं तो फिर पुलिस भी उनसे जानना चाहेगी कि हुआ क्या था पूरा वाकया। लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई जल्द हुई। इस बात की पुष्टि कि वो वकील की ड्रेस में आए थे, 2 हमलावर थे जिन्होंने फायरिंग की और उन दोनों को मार गिराया गया, इसकी भी पुष्टि। जितेंद्र गोगी मर गया है, ये बात भी कंफर्म हो गई है। लेकिन ये गैंग वॉर नहीं है, ये कह रहे हैं राकेश अस्थाना जी। बचा लो बेचारी को। और ये जो कोर्ट के अंदर से जो तस्वीरें आई हैं, इसमें फायरिंग के कितने राउंड्स हैं वो भी हम गिन सकते हैं। कम से कम 7 से 8 राउंड फायरिंग है, जिसमें से पहली 3 जो राउंड है वो ताबड़तोड़ होती हैं। आनंद, एक बार फिर कोर्ट में फायरिंग जो हुई उसको आप सुन लीजिए। दर्शक अगर सुनेंगे तो आप फायरिंग कितने शॉट्स फायर होते हैं गिनिएगा। पहली 2-3 जो राउंड्स हैं वो बहुत तेज चलती हैं और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जवाबी कार्रवाई में सीधा पॉइंटेड फायरिंग से जो हमलावर हैं उनको मार गिराया गया है। कोर्ट के अंदर तो आपने सुना कि कितनी सारे राउंड्स फायर हुए और किस पेस पे फायर हुए। लेकिन कुछ देर पहले न्यूज़ 18 से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बात की। उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। राकेश अस्थाना जी हमारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर। राकेश जी नमस्ते। ये रोहिणी कोर्ट में जो घटना घटी है काफी शॉकिंग है, क्योंकि सिक्योरिटी होने के बावजूद गैंगस्टर्स अंदर घुसकर जितेंद्र गोगी गैंगस्टर को मार देते हैं। देखिए, ऐसा है, जो गैंगस्टर प्रोडक्शन पे गए थे उनको उनके क्रिमिनल्स जो वकील की यूनिफॉर्म में आए थे उन्होंने गोली चलाई थी। जिन लोगों ने गोली चलाई थी उनको भी पुलिस ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये गैंग वॉर नहीं है, इट इज बेसिकली जो अटैकर थे उनको पुलिस ने उसी समय जवाबी कार्रवाई करते हुए मारा है। बाकी डिटेल्स आने पर फिर बाद में बताऊंगा। थैंक यू। राकेश अस्थाना का कहना है कि ये गैंग वॉर नहीं था, जो क्रिमिनल्स थे जवाबी कार्रवाई ने दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए वहीं पर उनको मार गिरा दिया। लेकिन ये थे वकील की ड्रेस में अंदर आकर उन्होंने जितेंद्र गोगी पर हमला किया। आनंद तिवारी अभी भी हमारे साथ है। आनंद, अगर कोर्ट में से जो तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं उसको अगर संज्ञान में ले तो जो राउंड्स फायर होते हैं उसी से अंदाजा लगता है कि देखिए पहले जो है वो हमलावर ने फायर किया और फिर जवाबी कार्रवाई में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, तो राउंड्स अगर गिने जाएं। लेकिन जिस तरह से वहां अफरा तफरी मची है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है।
दूसरी बात यह कि ये दोनों जिनको मार गिराया गया है, जो हमलावर हैं, वो भी किसी गैंग से जुड़े हुए हैं और गोगी गैंग और इस गैंग के बीच में पहले से आपसी रंजिश रही है। लेकिन ये गैंग वॉर नहीं है, कह रहे हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस। देखिए आनंद, एक और नई जानकारी मैं आपको दे दूं, जो अभी दिल्ली पुलिस ने, जो हम पहले ही ये खबर ब्रेक कर चुके हैं, दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली इस पे मुहर लगाई है कि वकीलों की पोशाक में 2 हमलावर आए और जो गोगली नामक एक यूटीपी यानी अंडर ट्रायल प्रिजनर है उस पे हमला किया। और उसके बाद जब ये हमला हो रहा था, उसी दौरान जो कवर देने के लिए स्पेशल सेल मौजूद थी, उसने तुरंत जवाबी फायरिंग वहां पे की। स्पेशल आनंद, आप बने रहिए। ये फायरिंग वाले शॉट्स हैं, ये फायरिंग वाले शॉट्स हैं। ये फायरिंग की घटना होते ही उसकी तस्वीरें आई हैं और कैसे पुलिस वहां पर इमीडिएटली मुस्तैद होती है जैसे ही पहले राउंड की पहले फायरिंग होती है। ये कोर्ट का प्रांगण का शॉट है। इससे पहले जो अभी चला है इसको हम वापस चलाएंगे आपके लिए। ये इसमें आपको फायरिंग की आवाजें आएंगी, लेकिन वो जो आपको तस्वीरें आई थी उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोर्ट रूम 207 जिसके अंदर ये फायरिंग हुई थी। आनंद, बताइए, दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी और आया है? ये देखिए, दिल्ली पुलिस ने आनंद एक और ऑफिशियली एक जानकारी साझा की है, जो हम पहले ही ब्रेक कर चुके हैं, कि वकीलों की पोशाक में 2 हमलावर आए और उन्होंने जो गोगी नाम का जो एक यूटीपी यानी अंडर ट्रायल प्रिजनर था उस पर हमला किया। और हमला करने के दौरान जब स्पेशल सेल की टीम जो वहां पर मौजूद थी, जो कवर करने के लिए आई थी, जो लगातार जब भी कोर्ट में लाया जाता है गोगी को तो स्पेशल सेल की टीम मौजूद होती है सुरक्षा में, उसके जवानों ने तुरंत जवाबी फायरिंग में जो 2 बदमाश थे उन्हें वहां पर ढेर कर दिया है, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। तो अब दिल्ली पुलिस की तरफ से भी आधिकारिक पुष्टि जो और ये तस्वीरें हैं, ये कोर्ट रूम की तस्वीरें देखिए। पुलिसकर्मी इमीडिएटली मुस्तैद होते हैं, वहां पर लोग छुपकर खड़े हैं। कौन फायर कर रहा है, कहां पे फायर कर रहा है? स्पेशल सेल के 2 लोग मौजूद थे अंदर जिन्होंने जवाबी कार्रवाई भी की। बाहर की तरफ पुलिस का एक गार्ड भी खड़ा हुआ है बंदूक लेकर और अंदर कार्रवाई